कोई बड़ी खबर आ रही है। आपको ये खबर बता दें, सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई तक फैसला टल गया है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला 24 जुलाई तक टाल दिया है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को भी 24 जुलाई तक फैसला टालने के निर्देश दिए हैं। आपको याद होगा, पहले कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार शाम तक स्पीकर अभी अपने फैसलों को लेने के लिए रोके, लेकिन शाम के बाद वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई पर फैसला टल गया है। हमारे साथ भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, पायलट ग्रुप को बहुत बड़ी राहत। भवानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई तक फैसला टल गया है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला 24 जुलाई तक टाला है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को भी 24 जुलाई तक फैसला टालने के निर्देश दिए थे। इससे पहले कहा जा रहा था कि मंगलवार शाम यानी आज तक स्पीकर अपने फैसले को रोके और उसके बाद वो किसी भी तरह के फैसले को लेने के लिए खुले हैं। लेकिन सचिन पायलट की याचिका तो बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला 24 जुलाई तक टाल दिया है। राजस्थान विधानसभा के फैसला है जो जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि आज फैसला आ सकता है, आज नहीं आएगा। बहस पूरी हो चुकी है, सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि फैसला रिजर्व कर लिया गया है और अब रिजर्व फैसला 24 तारीख को सुनाया जाएगा। ये बड़ी राहत है पायलट पक्ष को, जो लगातार कोशिशें कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा वक्त मिले और गहलोत चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इस पर फैसला आ जाए। भवानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पायलट खेमे के लिए बहुत बड़ी राहत। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी राहत आप इसको कह सकते हैं कि राहत भी कह सकते हैं, दोनों पक्षों के लिए एक तरह से, क्योंकि अब 24 तक फैसला नहीं आएगा, स्पीकर तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो अब सीधा सा सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति में क्या सेशन हो सकता है और क्या अशोक गहलोत के पास में ये अधिकार है कि वो सेशन बुलाकर बहुमत साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन साथ ही विधानसभा के स्पीकर को भी 24 जुलाई तक फैसला टालने के निर्देश दिए गए हैं। भवानी, जी हाँ, स्पीकर को बोल दिया गया है कि वो 24 से पहले फैसला नहीं करेंगे, यानी कि अगर विधानसभा का सेशन होता है तो ये 19 विधायकों को स्पीकर अयोग्य नहीं ठहरा पाएंगे। ये 19 विधायक विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति के अंदर आप मान के चलिए कि अगर विधानसभा का सेशन बुलाने की इजाजत राज्यपाल देते हैं और सेशन होता है, तो फिर उसके बाद में सचिन पायलट समेत 19 विधायक कांग्रेस के प्लस 3 निर्दलीय वो इस सेशन में भाग ले सकते हैं, जो सचिन गुट के हैं। तो फिर उसके बाद में ये अशोक गहलोत के लिए आप मानिए कि बड़ा झटका है अगर वो इस बीच में सेशन बुलाते हैं, क्योंकि वो सेशन में आ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, उनकी सदस्यता पर स्पीकर अभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। जी, तो यानी कि कुल मिलाकर अशोक गहलोत जो विधानसभा का छोटा सत्र बुलाने पर विचार कर रहे थे, अब उनको एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले पर अभी 24 तारीख तक तो भाई रोक ही लग गई है, फैसला टल गया है 24 तारीख तक। देखिए, बिल्कुल आप अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि तैयारी कर चुके थे, अभी 3 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला ली थी उन्होंने, मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुला ली थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि वो राज्यपाल से कहेंगे कि कल एक छोटा सेशन बुलाया जाए जिसके अंदर वो प्रस्ताव पेश करने वाले थे और उसी प्रस्ताव के अंदर वो ये प्रस्ताव पेश किया जाने वाला था कि बहुमत को लेकर कि वो खुद आगे होकर सरकार का विश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते थे। लेकिन अभी की स्थिति में ये आसान नहीं होगा, हो सकता हो कि इस पर फिर विचार करना पड़े अशोक गहलोत को। और अगर इसमें एक ये भी देखना होगा कि क्या सचिन पायलट समेत अगर सेशन होता है, अभी हम इसको इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि अभी सेशन के लिए ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन अगर सेशन होता है तो क्या सचिन पायलट और 19 विधायक आएंगे और अगर वो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मतदान कर देते हैं, उस स्थिति में स्पीकर के पास में क्या अधिकार रहेंगे? क्या इसी नोटिस के आधार पर वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, या स्पीकर फिर उसके बाद में अगर खिलाफ मतदान करते हैं तो स्पीकर के पास ये अधिकार होगा कि वो उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या उन पर कांग्रेस का व्हिप लागू होगा या नहीं। अगर कांग्रेस व्हिप जारी करती है अभी की स्थिति के अंदर,
तो वो विप क्या सचिन पायलट और जो बाकी विधायक है 19 विधायक उन पर विप लागू होगा नहीं होगा, ये तमाम तरीके के ऐसे सवाल है जो लगभग अभी तस्वीर मतलब कई तकनीकी पेच कानूनी तौर पर नजर आ रहे हैं भवानी इस पूरे फैसले में। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई तक फैसला टल गया है, दिल्ली से क्या खबरें आ रही है संबंध में? देखिए, इस समय हम गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री के घर पर मौजूद हैं। कोशिश थी कि उनसे मुलाकात हो, बातचीत हो और ये पता चले कि बीजेपी इस मसले पर क्या सोचती है। लेकिन जैसा कि हाईकोर्ट का आज उम्मीद थी कि आदेश आज ही आ जाएगा, लेकिन आदेश अब चूंकि सुरक्षित रख लिया गया है और आदेश 24 तारीख तक कह दिया गया है स्पीकर को भी कि वो अपने जो कार्रवाई, जो नोटिस पर वो जो भी कार्रवाई करना चाहते थे वो ना करें। तो ये उम्मीद है कि अब 24 के बाद ही बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि बीजेपी का साफ अभी तक ये कहना है कि उसका इस लंबित रहा है और कोई नहीं चाहेगा इस तरह का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो। इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा पा रहा है समय का अभाव होते हुए, और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है। तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए, कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है। पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए। तो 24 तारीख तक इस मामले में संभव तो यही कि अभी तक कुछ नहीं। जी, 24 तारीख तक के लिए यही है कि आज की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर हो और जो स्पीकर के समक्ष रिप्लाई आज पेश होने वो 24 को पेश हो। जी, शुक्रिया सर बहुत। जी, और दूसरी अन्य चीज इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, और आज कुछ नहीं, क्योंकि आज सिर्फ सुनवाई पूरी हुई है। अभी कोई कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। फैसले के लिए कोर्ट को समय चाहिए सुनाने के लिए, इसीलिए 24 तारीख बख्शाया गया है। फैसला ऑर्डर्स पे रखा है, वो कोर्ट पूरा ऑर्डर्स पे पूरा प्रोनाउंस करती है जजमेंट या कोई फर्दर ऑर्डर देती है, वो 24 तारीख को ही पता चलेगा। शुक्रिया सर बहुत बहुत। तो लगातार ये बड़ा झटका है अशोक गहलोत सरकार को, जो मौजूदा एक एक विधायकों को किसी तरह सहेज कर रखने की कोशिशें कर रहे थे। भवानी हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी, अशोक गहलोत को विधानसभा के सत्र को बुलाने को लेकर दोबारा विचार करना होगा। देखिए प्रीति, हमारे साथ में पूनम चंद भंडारी हैं, इस मामले में पिटिशनर हैं, ये भी एक पक्षकार हैं। हम इनसे समझ लेते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, अभी लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर सरकार के पास में क्या ऑप्शन है। पूनम चंद जी, पहले तो बताएं कि क्या कोर्ट ने कहा। देखिए, कोर्ट ने सारी बहस सुन ली है और हमने दरखास्त दी पक्षकार बनने की, वो स्वीकार कर ली है, रिस्पोंडेंट बढ़ा दिया गया है और सारे आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए गए हैं। और जिन्होंने लिखित में बहस दी है, लिखित में बहस मांगी थी कोर्ट ने, वो भी लोगों ने दे दी है। अब कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है, 24 तारीख को फैसला लिखाएंगे, तब तक स्पीकर कोई कार्रवाई ना करें। अच्छा, स्पीकर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री को अगर सेशन बुलाते हैं तो क्या फ्लोर टेस्ट इस वक्त तो करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल अधिकार है उनको, फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं, सब कुछ नोटिस जारी कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो उनको व्हिप भी जारी कर सकते हैं, सारे काम किए जाते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सचिन पायलट ग्रुप ने क्या किया था, वो उस नोटिस चैलेंज किया था, नोटिस चैलेंज किया था ना, तो कोर्ट को तो देखना नोटिस सही है या गलत है, और कुछ कोर्ट को देखना नहीं है। अच्छा, ऐसी स्थिति में अब सचिन पायलट ग्रुप के पास में क्या विकल्प, क्या अगर सेशन बुलाते हैं और व्हिप जारी कर देते हैं, उनके पास में क्या ऑप्शन है? क्या वो सरकार के खिलाफ अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर व्हिप जारी किए तो सरकार के पक्ष में करना पड़ेगा, विपक्ष में करते हैं तो उनको अयोग्य घोषित हो जाएंगे, वो फिर तो स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर ही देगा। क्या वो पहले ही अयोग्य घोषित कर सकते हैं या मतदान के बाद में? वो क्या वैसे तो स्पीकर के बाद अभी मामला है, स्पीकर हाईकोर्ट के ऑर्डर से वैसे बाउंड नहीं है अगर लीगल पोजीशन देखी जाए तो, लेकिन एक अपने परंपरा चल रही है कि न्यायालय का सम्मान किया जाता है, इस हिसाब से वो सुनाएंगे नहीं फैसला। तो ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में ये राइट है कि वो सेशन अगर राज्यपाल माने तो वो बुला सकते हैं और उसके बाद में वो बहुमत साबित कर सकते हैं, हो या नहीं हो, ये उनके पास में बिल्कुल है। ये उनका बिल्कुल अधिकार है, वो चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर गवर्नर परमिशन दे देंगे तो वो फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं और इनको व्हिप जारी कर सकते हैं। सचिन पायलट को फायदा क्या होगा इस तब तक ये जो नुकसान है सचिन पायलट को, तो वैसे अगर आज मैं बता रहा हूँ लीगल पोजीशन बता रहा हूँ, अगर इस नोटिस को हाई कोर्ट क्वैश कर दे मान लीजिए, तब भी स्पीकर दोबारा नोटिस जारी कर सकते हैं, इनको दोबारा नोटिस जारी कर सकते हैं इनको, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो तब तक ये फैसला नहीं होता, तब तक आगे क्या होगा हम ये उसको अभी छोड़ें। अगर फैसला नहीं तब तक नहीं है, जब तक 24 तक, इस बीच में सेशन होता है
तो सचिन पायलट अगर अगेंस्ट में अगर करना चाहें उनके साथ के लोग और वो तो नहीं कर पाएंगे, आपके नहीं कर पाएंगे। विप जारी होने के बाद नहीं करेंगे, और विप जारी होने के बाद करते हैं तो आप जानते हैं अयोग्य घोषित हो जाएंगे, वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। देखिए प्रीति, ये बहुत बड़ी बात है, ये इस टेक्निकल टर्म को समझना होगा कि सचिन भले ही 24 तारीख का टाइम मिल गया, लेकिन सचिन पायलट और उनके साथी अगर वोट करेंगे तो स्पीकर के पास में अधिकार है कि वो पहले भी उनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं और उसके बाद में भी। जी, तो ये बड़ा ट्रिकी है और इसको समझना होगा। और हम अगर इसे सचिन पायलट के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं तो अशोक गहलोत के लिए भी इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए। जिस तरह से अभी आपके साथ कानूनी जानकार जुड़े थे वो बता रहे हैं कि भाई अगर फ्लोर टेस्ट होगा, भाई उनके अयोग्यता को ठहराए जाने को लेकर ये पूरी याचिका है जिस पर फैसला अब आएगा 24 तारीख को। लेकिन अगर इस दौरान विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और जो पायलट खेमे के विधायक हैं वो अगेंस्ट में डालते हैं अगर वोट, तो सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि व्हिप जारी किया जाएगा। ऐसे में तो ये लग रहा है कि ये दोनों के लिए डाल डाल पात पात वाली सिचुएशन हो गई है। भवानी, देखिए बिल्कुल डाल डाल पात पात वाली सिचुएशन है। और अब सबसे बड़ा अब हमें देखना होगा कि एक एक कदम क्या रखा जाता है। अशोक गहलोत क्या अब इस फैसले के बाद में इस चीज़ के लिए माइंड मेकअप करेंगे कि वो सेशन बुलाएंगे, इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे या चुनौती के तौर पर, ये हमें देखना होगा। अगर वो सेशन बुलाते हैं तो क्या वो व्हिप जारी करते हैं, अगर व्हिप जारी करते हैं तो क्या सचिन पायलट और 19 विधायकों को उनको भी व्हिप में शामिल करेंगे, ये भी हमें देखना होगा। और सचिन पायलट कैंप के पास में अगर ऐसी स्थिति में सेशन बुलाते हैं तो एक चीज़ और प्रीति मानिए कि अगर सेशन बुलाते हैं तो सचिन पायलट और उनके समर्थक फिर कोर्ट में जा सकते हैं कि लीगल प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए सेशन बुलाने का हक नहीं है। क्योंकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि तब तक सेशन नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि लीगल प्रोसेस चल रहा है, यानी कि फैसला 24 को आएगा। तो जब तक फैसला नहीं आ जाता, आप कुछ और लोगों को जोड़िए और समझिए इस फैसले के मायने क्या है। राजस्थान के सियासी संकट में ये फैसला किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि 24 तारीख तक अब फैसला सामने आएगा। विक्रांत इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रांत, देखिए प्रीति, इस मामले में मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरा फैसला टला है, मुझे लगता है कि इस बीच अशोक गहलोत के लिए सेशन बुलाना उतना कारगर नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि वो इस बारे में कोई फैसला तुरंत लेंगे। वो पुनर्विचार जरूर करेंगे, क्योंकि अगर हम इस केस को शुरुआत से देखें तो क्या रणनीति क्या थी अशोक गहलोत की। वो ये चाहते थे कि हाउस में फ्लोर टेस्ट होने से पहले, फ्लोर टेस्ट में जाने से पहले जो सचिन पायलट और उनके करीबी विधायक हैं उनकी सदस्यता खारिज हो जाए, और वो खारिज हो जाए। जो स्पीकर ने नोटिस जारी किया है उनको कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें ना जाने की, उसी पर वो नोटिस में उनकी सदस्यता खारिज करवाना चाहते थे, ताकि जब वो फ्लोर टेस्ट के लिए जाएं तो उनके पास पूर्ण बहुमत हो और ये विधायक वोट ना दे सके। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी बदली है, अभी इन विधायकों के पास वोट देने का अधिकार होगा। भले ही ये सचिन पायलट और उनका कैंप गहलोत के खिलाफ वोट डाल दे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन गहलोत के पास भी एक खतरा ये होगा कि अगर ये लोग खिलाफत में वोट डालते हैं तो कितनी संख्या में वोट डालते हैं उन गहलोत सरकार के खिलाफ में। तो ये कहीं ना कहीं गहलोत के लिए भी एक झटका है, और वो कहीं अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी कोर्ट के आदेश का इंतजार करना ज्यादा मुफीद होगा। उनके सलाहकार भी यही सोच रहे होंगे, क्योंकि पूरी रणनीति गहलोत कैंप की ये थी कि जब तक फ्लोर टेस्ट करवाया जाए उससे पहले इन सभी विधायकों की विधायकी ले ली जाए, क्योंकि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी विधायक दल में उसमें ये लोग नहीं गए थे। तो अब चूंकि पूरा वो मामला बदल गया, अब कोर्ट ने भी स्पीकर से अनुरोध किया है कि आप तब तक कार्रवाई ना करें, तो फ्लोर टेस्ट करवाना अशोक गहलोत के लिए इतना जैसा विक्रांत कह रहे हैं उस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत ये सोच रहे थे कि 24 तारीख से पहले ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा और वो विधानसभा का छोटा सा सेशन बुलाकर उसमें बहुमत हासिल कर लेंगे। लेकिन उनकी ये जो सोच थी ये कोर्ट के फैसला टलने के साथ ही हो नहीं पाई। तारीख से 24 तारीख तक का एक पीरियड उनको मिला है, अन्यथा जवाब तो स्पीकर के समक्ष देना होगा। भवानी, वो स्पीकर के समक्ष चलेगी और वहां से फैसला आएगा, तो राहत कुछ समय के लिए आप मान सकते हैं, बट कोई बड़ी राहत। भवानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल है। प्रतीक जी, प्रीति हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल हैं, आप लॉयर हैं सीपी जोशी के। और प्रतीक जी, क्या हुआ आज? सुनवाई जो है वो पूरी कर ली गई है, सभी वकीलों ने अपने पक्ष रख दिए हैं और पक्ष रखने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है जो खंडपीठ है उच्च न्यायालय की, क्योंकि पूरा समय पर्याप्त नहीं था इसलिए आज ऑर्डर नहीं लिखा पाए हैं, और कोर्ट ने इस मैटर को अब ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख के लिए रखा है।
क्योंकि ऑर्डर नहीं लिखा पाए, इसलिए कोर्ट ने निवेदन किया है स्पीकर महोदय से कि आज की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए। अच्छा प्रतीक जी, क्या तब तक स्पीकर क्या आदेश नहीं कर पाएंगे? देखिए, वो एक रिक्वेस्ट हैज बीन मेड एंड प्रोबेबली बिकॉज अर्लियर ऑल्सो इट वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव टुवर्ड्स द जुडिशरी दैट द मैटर वाज डेफर्ड टिल टुडे, and in light of this the request has been made to the speaker to defer it till 24। क्या इस बीच में क्या सरकार को ये अधिकार है वो सेशन बुला सकती है, फ्लोर टेस्ट कर सकती है? देखिए, वो बिल्कुल इस मसले से अलग मसला है। इसमें कोई सरकार पे कोई बाउंडिंग नहीं है कि अगर ये कार्रवाई चल रही हो या मामला हाईकोर्ट में लंबित हो तो फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुला सकती। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई तरह का कोई आदेश कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए सरकार स्वतंत्र है। संवैधानिक उसके जो अधिकार हैं उसके तहत वो बुला सकती है। इस ऐसी स्थिति में सचिन पायलट के जो समर्थक है जिनको नोटिस पे इशू पे बहस चल रही है, उनके पास में ऑप्शन क्या है? क्या सरकार के खिलाफ इस दौरान वोटिंग कर सकते हैं वो? देखिए, ये तो उनका पक्ष, वो क्या चाहते हैं कि अगर फ्लो टेस्ट होता है तो वो आना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, पक्ष में देना चाहते हैं, विपक्ष में देना चाहते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। उस पर मेरे से आप टिप्पणी ना ले तो बेटर है। इसका कोई लीगली इस तरीके के कानूनी कोई बाध्यता नहीं है? कोई कानूनी बाध्यता नहीं है इसके लिए। वो स्वतंत्र हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए, और अगर फ्लो टेस्ट होता है तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। 24 तारीख तक डिसीजन रिजर्व रख लिया। तो चीजें देखिए कि भवानी बहुत साफ चीजें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अशोक गहलोत क्या सोचते हैं विधानसभा सत्र को लेकर। अगर कोई खबर आती है तो उसके बाद देखना होगा कि कार्रवाई को लेकर या व्हिप जारी करने को लेकर, पायलट गुट के वोट के अगेंस्ट जाने को लेकर, इन तमाम बातों को तभी देखा जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक कयास ही लगाए जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल प्रीति, क्योंकि अगर आप देखिए कि दो चीज़ें अलग अलग है। कोर्ट का मैटर तब शुरू होता है जब मामला कोर्ट में आता है और उसी लीगल फ्रेमवर्क में बात की जाती है। लेकिन अगर हम असेंबली की जब बात करते हैं, जब सरकार की बात करते हैं, तो वो एक अलग फ्रेमवर्क है। लेकिन जहाँ तक जो हमारी सबसे जिन लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर जैसे बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि वो पॉलिटिकली इसको मुद्दा बना सकते हैं कि इन बिटवीन से अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेशन बुलाते हैं तो ये तर्क रखा जा सकता है। हालांकि लीगल फ्रेमवर्क में कितना, जिस तरीके से एडवोकेट्स बता रहे हैं कि अगर वो सेशन बुलाते हैं तो कोर्ट की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है, किस तरीके का उन पर ये पाबंदी नहीं है कि वो सेशन नहीं बुला सकते हैं या फ्लोर टेस्ट में नहीं करा सकते हैं। अब सचिन पायलट की जो कैंप है उनके पास में ऑप्शन क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो भाग लेते हैं तो क्या उन पर ये बाउंडिंग होगी कि वो व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते, अशोक गहलोत के पक्ष में वोट करना होगा, यानी कांग्रेस सरकार के पक्ष में वोट करना होगा, या उनके पास में ऑप्शन है कि खिलाफ वोट कर सकते हैं? अगर खिलाफ वोट कर सकते हैं तो ये फैसला आने से पहले उनकी सदस्यता के बारे में फैसला करने का स्पीकर को क्या हक है? इंतजार रहेगा कि अशोक गहलोत क्या कहते हैं, क्योंकि बैठक पर बैठक तो वो कर रहे हैं। इस फैसले पर जो फैसला टला है 24 तारीख को आना है, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया और विधानसभा के सत्र को लेकर वो आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका पक्ष सामने आए तो तस्वीर राजस्थान के संकट की साफ होगी। राजस्थान में सियासी बाढ़ के बाद अब आधा हिंदुस्तान जिस बाढ़ बारिश से परेशान है उसकी तस्वीरें भी देखिए। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में इस समय लोग भारी मुसीबत में हैं। असम के 30 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 लाख की आबादी से प्रभावित है ये लोग, जहां पर इस वक्त बहुत बुरी स्थिति है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। उधर उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं, जिसका मलबा गिरने से कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। वहीं पिथौरागढ़ में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। और बिहार के बगहा से एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक रेलवे पुल के ऊपर से कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी में कूदते नजर आए। ये बच्चे लाइन से रेलवे पुल के ऊपर खड़े थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और इसके बाद जैसे ही ट्रेन उनके करीब पहुंची तो लाइन से खड़े बच्चे एक एक करके नदी में कूद गए। बच्चों को ये स्टंट इतना उनका खतरनाक था कि कई बार ऐसा लगा कि वो ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। इस दौरान कुछ बच्चों के बेहद करीब से ट्रेन गुजरी।
बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं ये। दरअसल देखिए, बिहार के बगहा की तस्वीरें। एक पुल है जहां से ट्रेन गुजरती है और बच्चे उस पुल पर खड़े हैं एकदम किनारे पर। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है, एक एक कर ये बच्चे कूद जाते हैं और कई बच्चे तो इनमें ऐसे थे जो बेहद करीब ट्रेन आने के बाद कूदे हैं। सोचिए, जरा सी अगर लापरवाही होती तो कोई बड़ा हादसा इन बच्चों के साथ हो सकता था। पता नहीं क्यों इस तरह के स्टंट ये बच्चे कर रहे थे, किसी ने इन्हें रोका भी नहीं। जो लोग वीडियो बना रहे थे, क्या उनमें से कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग नहीं वहाँ मौजूद था जो इन्हें रोक सके? ये तैरना ज़रूर जानते हैं, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के बारे में अनुमान लगाना किसी के बस की बात नहीं है और इस तरह का खतरनाक स्टंट करना इनकी जान पर भारी पड़ सकता था। बिहार के बगहा की ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां एक रेलवे पुल के ऊपर से कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी में कूदते नजर आए हैं। ये बच्चे लाइन से रेलवे पुल के ऊपर खड़े थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ट्रेन उनके करीब पहुंची तो लाइन से खड़े बच्चे एक एक करके नदी में कूद गए। बिहार के भागलपुर की तस्वीरें भारी बारिश और बाढ़ की हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की एक इमारत पानी में समा गई है। नदी के पानी की वजह से वहां लगातार कटान हो रहा था, जिसकी वजह से पहले इमारत एक तरफ झुक गई और फिर अचानक पूरी की पूरी इमारत एक झटके में नदी में समा गई। इस दौरान वहां आसपास के लोग भी मौजूद थे जो इमारत को नदी में समाते हुए देख रहे थे। बताया गया कि इससे पहले भी वहां कटान की वजह से कई मकान नदी में समा चुके हैं। तो कटान की वजह से इमारत गिरने की तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र की इमारत है जो पानी में समाई। नदी के पानी की वजह से वहां लगातार कटान हो रहा था, जिसकी वजह से पहले इमारत एक तरफ झुकी और फिर अचानक पूरी की पूरी इमारत ही एक झटके में नदी में समा गई। इस दौरान वहां आसपास के लोग भी मौजूद थे जो इमारत को नहीं नदी में समाते हुए देख रहे थे। बताया गया कि इससे पहले भी वहां कटान की वजह से मकान नदी में समा चुके हैं। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल से आए पानी की वजह से लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में डूबे दिखे हैं। वहीं रास्तों पर पानी भरने की वजह से कमर तक लोग पानी में डूब गए हैं, रास्ता पार करने को मजबूर हैं। इस दौरान सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहाँ कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। वहीं मकानों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से वहां दहशत फैली हुई है। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके बाद वहां गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। पहाड़ से काफ़ी तेज़ रफ्तार में बड़े बड़े पत्थर पहले टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगे और फिर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरने के बाद वहाँ धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहाँ काफ़ी दूर लोगों की भीड़ भी जुटी दिखी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से कई रास्ते में लोग फंसे हुए हैं। हालात ये है कि लोग जहां थे वहीं रह गए हैं। घंटों मुश्किलों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और पहाड़ी इलाकों से निकालने के लिए रस्सियों की मदद ली गई। इस दौरान पहाड़ के खतरे से भरे रास्तों पर लोग संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़ते रहे। नीचे से ऊपर तक रस्सियों का सहारा लिया गया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बगहा में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी छोड़ने की वजह से बिहार के 6 जिले गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटने की चेतावनी जारी की गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का है, जहां के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं और सुबह में 4,28,000 क्यूसेक वाटर लेवल डिस्चार्ज अंकित किया गया है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बिहार के 6 जिले पर खतरा मंडराने लगा है, जिसमें गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, जिसको लेकर इन सभी जिले के डीएम को अलर्ट कर दिया गया है
और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। इन सभी 6 जिले में लगातार लोगों को यह चेतावनी दी जा रही है कि जो भी निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो ऊपरी स्थान पर आ जाएं, क्योंकि लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है, जिससे जलस्तर बढ़ते जा रहा है। और यह माना जा रहा है कि आज 5 लाख तक डिस्चार्ज जा सकता है। तो 5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज यानी सबसे अधिक खतरा जो इन 6 जिले पर है, जहां से गंडक नदी होकर गुजरती है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और जिस तरह से नदी का धार दिखाई दे रहा है, यह माना जा रहा है कि यह पानी आगे जाकर इन इलाकों में खतरनाक साबित हो सकता है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात बन गए हैं। दरभंगा में बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी दिखा। इस दौरान वहां गोपालपुर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तराखंड के कोटद्वार में अचानक बादल फटने से नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से मलबे की चपेट में एक कार आ गई। इस दौरान पानी की तेज धार पहाड़ से होती हुई नीचे की तरफ आती दिखाई दी, जबकि मलबे की चपेट में आई कार नीचे खाई में जा गिरी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई कार में 3 लोग सवार थे। तो उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फटा है। बादल फटने का सीधा मतलब ये होता है कि एक जगह बहुत सारा पानी अचानक से गिर जाता है आसमान से, और इस तरह के हाल बन गए हैं। मलबे की चपेट में कार भी आ गई है।